We are not afraid to die if we can all be together. I repeat once again, we are not afraid to die if we can all be together, by Gordon Cook and Alan East. A story for class 11 English, lesson number 2. This is a story of adventure. Before I proceed, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और कहानी पर आऊं, मैं चाहूँगा कि हम सब इस शीर्षक पर एक गहरी नज़र लगाएं, सरसरी नज़र नहीं, गहरी नज़र. We need to look at the title of this story very carefully. And what is the title? We are not afraid to die if we can all be together. यहाँ देखिए कुछ चीज़ें सीखने की हैं, शीर्षक से ही हम सीखते हैं. चलिए शुरुआत इसी से होए. वी आर, इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है. वी, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और आर, ई. ये एपोस्ट्रोफी क्या है? ये जो कॉमा डला हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, वह एपोस्ट्रोफी कहलाता है. एपोस्ट्रोफी कॉमा ऊपर की तरफ लगा हुआ. ध्यान देंगे कहाँ पर है, नीचे नहीं है, ऊपर है. और ए जो अक्षर है, ए आर ई आर का जो पहला अक्षर है, उसको गायब कर दिया और उसके बदले लेखक ने एपोस्ट्रोफी लगा दिया. तो एपोस्ट्रोफी किसी एक अक्षर को गायब करने के लिए लगाते हैं और इस प्रकार उस अक्षर के बदले हम एपोस्ट्रोफी का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है, तो उससे गति भी बढ़ती है. इसलिए ये एपोस्ट्रोफी का उपयोग लाजिमी है यहाँ, और इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, APOSTROPHE. और बोलते समय हम क्या बोलेंगे? वी आर, पूरा बोलेंगे. नॉट अफ्रेड टू डाई. अफ्रेड माने भय, अफ्रेड माने डरना, डर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. फिर उसके बाद देखिए डॉट 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 लगा हुआ है और फिर आगे लिखा है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ये डॉट 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 का क्या अर्थ है? डॉट 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 है यानी बिंदुओं के इस तरफ और बिंदुओं के उस तरफ जो वाक्य लिखे हैं उसके बीच में कुछ और है, कुछ और लिखा हुआ है. उसको हम आगे कहानी में पढ़ेंगे. वो क्या लिखा हुआ है उसको हम आगे जब कहानी पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या लिखा है. पर डॉट का अर्थ है कुछ और लिखा हुआ है जिसे हम यहाँ प्रदर्शित नहीं करना चाहते, अन्यथा शीर्षक बहुत लंबा हो जाएगा. वैसे ही शीर्षक थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन क्योंकि शीर्षक का बहुत महत्व है, इस शीर्षक का, इसकी लंबाई बाधा ना करे, इसलिए बीच के वाक्यों को या बीच के वाक्य को हटाकर लेखक ने वहाँ डॉट 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 लगा दिया और इशारा कर दिया है कि इस पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के बीच में जो छूटा है ये आप कहानी में कहीं पूरा पढ़ लेंगे. ठीक, ये हो गई दूसरी बात. तीसरी चीज़ अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है. वी के पहले इन्वर्टेड कॉमा और वी के आखिरी में इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा कब और क्यों लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा सामान्यतया तब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्य को यथावत हमें उद्धृत करना हो, एज इट इज उसे हमें कोट करना हो. इफ वी हैव टू कोट समबडीज सेंटेंस एज इट इज, then we put inverted comma at the beginning and at the end. Inverted comma हमेशा दोनों तरफ लगता है, प्रारंभ में शुरुआत के लिए और क्लोजर के लिए आखिरी में. इसका अर्थ ये हुआ कि उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है या जो लिखा हुआ है वह वैसा ही किसी ने कहा है, किसी ने बोला है या किसी ने लिखा है, यथावत उसके वक्तव्य को उतार दिया गया है. कोट है ये. क्या है? कोट.
कई बार अपॉस्ट्रोफी का उपयोग किसी अन्य पर्पस, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए होता है, किसी चीज़ की खासियत को, किसी शब्द को पर हमारा ध्यान खींचने के लिए भी हम शब्द के दोनों ओर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। तो इस तरह हमने इस कहानी के शीर्षक में हमने दो तीन बातें सीखी। एक तो अपॉस्ट्रोफी, दूसरा डॉट 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 का उद्देश्य, तीसरा हमने सीखा इन्वर्टेड कॉमा। और इन्वर्टेड कॉमा के दो उपयोग हैं। एक तो कोट, किसी की बात को वैसा ही उद्धृत करना जैसा उसने कहा है यथावत, और दूसरा किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए, किसी खास बात पर ध्यान खींचने के लिए पाठक का इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाता। इसका अनुवाद है, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं। यानी दो बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। पहली बात तो कोई कहता है कि हम मरने से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। और दूसरा उसी के साथ वो कहता है यदि हम सब एक साथ हैं। तो यदि हम सब एक साथ हैं तो क्या होता है, ये कहानी में बताया गया। और इसीलिए लेखक का कहना है, इस कहानी के रचयिता का कहना है, हम मरने से नहीं डरते। तो यानी एकता की मजबूती को बताया गया है। कहानी के शीर्षक से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि एकता के बारे में, एकता की मजबूती के बारे में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इस पर कुछ ये कहानी है। और इसके लेखक कौन हैं? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इनके लेखकों के बारे में जान लें। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट कौन हैं? इनके दोनों के बीच में क्या संबंध है? दो लोगों ने कहानी मिलकर लिखी है। There are two people who have written this story, and their names are Gordon Cook and Alan East. Let us know something about both of them. Gordon Cook is a Canadian. वह कनाडा का निवासी है। कनाडा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर, यानी उत्तरी अमेरिका के ऊपर के हिस्से में, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ऊपरी हिस्से में कनाडा है, वहाँ का यह व्यक्ति है। और इसकी खास बात यह है कि 2 बार इसने ओलंपिक में भाग लिया। याच मतलब क्या होता है? एक तरह की नौका की प्रतियोगिता में इसने 2 बार भाग लिया, 2008 में और उसके बाद 2012 में। ओलंपिक्स 4 वर्षों के बाद होता है। 2 बार भाग लेना एक स्वयं में बहुत बड़ी बात थी। भारत की पीवी संधू ने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार गॉर्डन कुक का 2 बार ओलंपिक में भाग लेना एक ही इवेंट में, और वो भी याचिंग जैसे इवेंट में, बहुत बड़ी बात थी। और ये गॉर्डन कुक जो हैं, ये मूल रूप से नेविगेटर हैं, यानी नौकायन का शौक़ रखते हैं, नौका विहार करते हैं और आदि आदि। इसके साथ ही लेखक भी हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, यात्राओं को भी लिखते हैं। और दूसरे जो सज्जन हैं वो हैं एलन ईस्ट। ये हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड में ये लॉयर हैं या लॉ से जुड़े हुए हैं। इनका जो प्रोफेशन है, इनका जो कैरियर है वो लॉ से है। और लॉ में रहते हुए, लॉ के फील्ड में इन्होंने अच्छी ऊंचाइयां पाई हैं। लीगल प्रोफेशन में, इन लीगल प्रोफेशन ही हैज़ अटेन्ड ग्रेट हाइट्स इन इंग्लैंड एंड हैज़ बीन a member of the Royal Legal Committee or team in England. So one man is a lawyer, Alan East is a lawyer, and Gordon Cook is a Canadian, and he is basically a sailor, a writer, a navigator, and so on and so forth, and an Olympian by himself.
वैसे तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया है गॉर्डन कुक ने, लेकिन इनके शौक कुछ दूसरे रहे और ओलंपिक में 2 बार भाग लेने का इनको सौभाग्य मिला है। यानी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और दूसरे बहुत अच्छे वकील, या कहना चाहिए लॉ से जुड़े हुए व्यक्ति। याद रखने का तरीका है कि जो एलन ईस्ट लिखा है, नक्शे में यदि देखें तो कनाडा और इंग्लैंड में ईस्ट में कौन सा देश आता है? कनाडा और इंग्लैंड की यदि तुलना करें तो ईस्ट में देखिए कौन सा देश आता है? ईस्ट में आता है इंग्लैंड। कनाडा के ईस्ट में इंग्लैंड है, तो एलन ईस्ट कहाँ के हो गए? इंग्लैंड के। और यदि एक व्यक्ति इंग्लैंड के हैं तो दूसरे व्यक्ति कनाडा के हैं, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बात हुई आपके शीर्षक की, ये बात हुई आपके लिए कुछ लेखक की। लेखकों के बारे में जानने के बाद और ये जानने के बाद कि ये लेखक 2 लोगों ने, ये कहानी 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, हम इनके कुछ पात्रों को जानें और उन पात्रों में सबसे पहले हम जानें कि इस कहानी में जो एक मुख्य पात्र है वह स्वयं नैरेटर है। क्या है? एक पात्र इस कहानी का स्वयं नैरेटर है और वह व्यक्ति अन्य 5 व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है इस कहानी में। यानी नैरेटर या जो स्वयं इस घटना से जुड़ा हुआ है, इस कहानी की घटना से, वह अन्य 5 लोगों के साथ उसका संबंध है इस कहानी में। पहला उसकी पत्नी, दूसरा उसका बेटा, तीसरा उसकी बेटी। ये तो हो गया उसका परिवार, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है उसका परिवार, और 2 उसके अन्य सहयोगी, नैरेटर के 2 अन्य सहयोगी। इस प्रकार ये 5 लोग हैं। बट द नैरेटर सेज दैट आई वॉज इंस्पायर्ड टू डू वॉट आई टेल यू इन द स्टोरी बाय रीडिंग द स्टोरी ऑफ जेम्स कुक। क्या नाम है? जेम्स कुक, जिसका चित्र आप देख रहे हैं। नैरेटर का कहना है कि जो इस कहानी में जो विवरण है, मेरी एक यात्रा का विवरण है और उस यात्रा की प्रेरणा मुझे जेम्स कुक की 200 वर्ष पुरानी यात्रा से मिली थी। अर्थात मैं आपको यहाँ पे अभी जेम्स कुक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इस कहानी के नैरेटर का प्रेरणा स्रोत है। जेम्स कुक एक 1768 से 1778, 1768 टू 1779, उसने 3 बड़ी यात्राएं की। 1768, 1768 में, इस काल में विश्व में नए नए साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी। मैं कह दूं, नए नए साम्राज्यों की शुरुआत, अर्थात कुछ ऐसे देश यूरोप में पनप रहे थे जो दुनिया के अन्य देशों में अपने लिए व्यापार का, अपने राज्य विस्तार का के लिए खोज कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? मेरा अर्थ ये है, कहने का तात्पर्य है कि दिस इज ए पीरियड, दिस इज एन एज when some countries were looking for expanding their market, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, अपने माल की बिक्री के लिए, अपने लिए कच्चे माल के लिए, और उसके साथ ही अपना साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ाने के लिए नए नए देशों पर कब्जा कर रहे थे और नए नए देशों की क्षेत्रों की खोज कर रहे थे। ये वो काल है। और ये मार्केट की खोज और नए क्षेत्रों पे कब्जे की जरूरत क्यों हुई? कारण बड़ा सरल है। ये वो काल है जब इंग्लैंड में और इंग्लैंड से प्रभावित उसके कुछ पड़ोसी देशों में
देशों में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने प्रारंभ हो गया था। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति यानी स्टीम और बिजली के आविष्कार के साथ ही अचानक बड़े बड़े उद्योगों का आना शुरू हुआ। स्टीम, भाप और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इनका आविष्कार इसी काल में होता है। थॉमस अल्वा एडिसन और जेम्स वाट, ये लोग कुछ खोजें करते हैं और उससे बिजली और भाप के आविष्कार से क्या होता है? फैक्ट्रियां शुरू होती हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण होता है और उन फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। उत्पादन का माल बेचने के लिए उनको नए नए क्षेत्रों की ज़रूरत थी और उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए भी जो उनको ज़रूरत थी, इसके कारण ये लोग दूसरे देशों में जाते थे, दूसरी जगहें खोजते थे और वहाँ से कच्चा माल लाना और अपना बना हुए माल को बेचने की गुंजाइश देखते थे। भारत में भी तो इसी काल में अंग्रेज आए। भारत में अंग्रेज़ों का आना 1600 में हुआ, लेकिन यही समय है 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और 1768 होते होते बंगाल भारत के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। बंगाल तो वैसे ही निकल गया था 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के बाद तो सुनिश्चित हो गया था और अंग्रेज़ों ने अपने अधिकारी पदस्थ कर दिए थे अब बंगाल के शासन चलाने के लिए। तो भारत में 1767 में जहां अंग्रेज़ों की सत्ता की शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरुआत, वहीं इंग्लैंड के राजा नए नए क्षेत्रों की खोज में लोगों को भेजते हैं और उन्हीं राजाओं में से एक था किंग जॉर्ज III। उसने जेम्स कुक को, जो उसके रॉयल नेवी में एक कैप्टन था, उसको विश्व यात्रा पर भेजा और उस विश्व यात्रा के दौरान उसने पूरी दुनिया की परिक्रमा की पानी के जहाज से। कल्पना करिए 1767 में जब टेलीफोन, मोबाइल, सैटेलाइट, रडार और ये सब कुछ नहीं था, मात्र कंपास से ही दिशा ज्ञान होता था। ऐसी स्थितियों में कैप्टन कुक ने विश्व की एक नहीं बल्कि 3 यात्राएं की, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया उसने और नए नए क्षेत्रों को देखा, खोजा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सीमा को छूने वाला ये पहला व्यक्ति है। यानी जैसे कोलंबस को हम कहते हैं कि उसने अमेरिका की खोज की, हम एक तरह से कह सकते हैं कि जेम्स कुक ने विश्व को ऑस्ट्रेलिया से परिचित कराया। अन्यथा ऑस्ट्रेलिया की जानकारी लोगों को नहीं थी और यदि ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी तो न्यूजीलैंड की नहीं थी। तो इस प्रकार इतने, और ऑस्ट्रेलिया स्वयं में एक महाद्वीप के बराबर, इतने बड़े क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उसकी जानकारी एक तरीके से पहली बार जेम्स कुक ने अपनी यात्रा से दी। ये वही जेम्स कुक है जो सेलर के रूप में प्रसिद्ध है, एक नाविक के रूप में प्रसिद्ध है, एक नेविगेटर के रूप में प्रसिद्ध है, समुद्र में जहाज चलाने के लिए प्रसिद्ध था, कार्टोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध है। कार्टोग्राफर मतलब नक्शा बनाना, नक्शे बनाने के कार्य में पारंगत था। इसने जितनी यात्राएं की, उस यात्राओं का विवरण उसने बाकायदा नक्शों के माध्यम से भी दिया है और उसके बनाए हुए नक्शे बड़े वैज्ञानिक तरीके से बने थे। 1768-1789 के काल के बीच के। ये जो कैप्टन है, रॉयल नेवी का पद है कैप्टन, तो साथ में ये कैप्टन भी था। तो एक बहुत पारंगत व्यक्ति, बहुत साहसी व्यक्ति, बहुत बहादुर व्यक्ति, बहुत कुशल व्यक्ति। इसकी यात्रा से प्रेरणा लेकर इस कहानी का जो नैरेटर है, राइटर नहीं, कहानी के लेखक की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी का एक पात्र है नैरेटर, उसका नाम आदि हम विस्तार से बाद में देखेंगे। वो नैरेटर कहता है कि मैं जेम्स कुक की 200 वर्ष पूर्व की गई यात्रा से प्रेरित होकर मैं ये सब कर रहा हूँ जो मैंने कहानी में बताया है।
क्या हुआ ये मैंने कहानी में बताया। तो इस प्रकार अब आप जेम्स कुक भी समझ गए हैं कौन है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, और इस कहानी का प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं जेम्स कुक। जेम्स कुक की यात्रा का चित्र देखिए, नक्शे में 3 अलग अलग रेखाओं के माध्यम से उसकी 3 यात्राओं का विवरण किया गया है। एक तो 1768-71, दूसरा 1772-75 और तीसरा 1776-1789। दुर्भाग्य से 1789 में किसी के चाकू से उसे मार डाला, किसी ने उसे चाकू से मार डाला। ही वॉज फाउंड डेड विथ ए स्टैब ऑन हिज बॉडी। पर तब तक उसने 3 यात्राएं कर ली थी, और देखिए उस काल में उसने जो यात्राएं की हैं, समुद्री इलाकों में उसने बहुत एक्सप्लोरेशन किया है, बहुत अन्वेषण किया है। 3 अलग अलग रेखाएं, रंगों की रेखाओं से स्पष्ट होता है कि उसकी यात्राएं कितनी लंबी थी, कितनी दूर से थी। और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है? इंग्लैंड से प्रारंभ करता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। आप देखेंगे कि यहाँ पर पिडमॉन्ट लिखा हुआ है नक्शे में। इस नक्शे में उसके रूट्स को आप देखिए, कितनी लंबी लंबी दूरियाँ उसने तय की हैं। दूसरा नक्शा देखिए, इस नक्शे में, अगले नक्शे में उसने उसकी जो यात्रा का और आपको थोड़ा सा विस्तृत वो मिलेगा। इस कहानी में जिस यात्रा का विवरण है कैप्टन कुक का, उसका देखिए चित्रांकन कैसे है, उसकी दिशा देखिए। और उसने थल मार्ग से कुछ यात्रा नहीं की, हाँ अपनी पूरी लंबी यात्रा में वो किनारों को छूता जा रहा है। उसकी यात्रा प्रारंभ होती है इंग्लैंड से, और उसके बाद उसका रूट देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है उसके किनारे किनारे होते हुए वो देखिए कैसे न्यूजीलैंड पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, और इसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहुंचता है, और केप टाउन से फिर पूरा उत्तर होते हुए वो फिर वापस प्लाईमाउथ या इंग्लैंड पहुंचता है। तो ये जो एक परिक्रमा है, ये बहुत ही लंबी, बहुत ही दूभर, वॉयज माने यात्रा, समुद्री यात्रा को बोलते हैं वॉयज। क्या बोलते हैं? समुद्री यात्रा को बोलते हैं वॉयज, VOYAGE, वॉयज, वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक। इस कहानी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विश्व के भूगोल को थोड़ा समझ जाएं, यानी नक्शे पर थोड़ी अपनी नज़र डालें कि किसके बाद क्या क्षेत्र आता है। इस नक्शे में आप देखिए, जैसा मैंने कैप्टन जेम्स कुक का जो रूट बताया, उस रूट को आप यहाँ पर एक तरीके से चित्रांकित कर सकते हैं। जहाँ यूरोप लिखा हुआ है, उस यूरोप के ऊपर, यूरोप के बाजू में एक छोटा सा देश है, वह है इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। और देखिए वहाँ से यात्रा शुरू होती है, इस नैरेटर की यात्रा, और 200 साल पहले जेम्स कुक की यात्रा भी यहीं से शुरू होती। अब नक्शे में आपको समझने की ज़रूरत है कि यूरोप कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, और ये कहानी हमें इंग्लैंड से हमें ले जाती है दक्षिण अफ्रीका की तरफ। कहाँ ले जाती है? यूरोप जहाँ लिखा है वहाँ से वो हमें कहानी के साथ यात्रा करना होता है दक्षिण अफ्रीका की तरफ। और दक्षिण अफ्रीका की तरफ जो बिल्कुल दक्षिण छोर है, अफ्रीका जहाँ लिखा है उसका बिल्कुल दक्षिणी छोर, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर आके कहानी समाप्त होती है। तो जो एक कहानी का जो वृत्तांत है, द स्टोरी दैट इज नरेटेड हियर इज द स्टोरी अबाउट जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड, सी जर्नी, समुद्र यात्रा, सी जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड अप टू द साउथ ऑफ अफ्रीका to a place called Cape Town that we'll study, up to the south of Africa. This long journey undertaken by the narrator with his family and 2 more people. I told you there were 5 people in all. 5 लोगों के द्वारा ये यात्रा होती है, और उसके बाद इतनी लंबी यात्रा का समापन यहाँ पे होता है। That closing is very interesting. Closing of the story is very interesting. Look at Australia. Australia, same place which was discovered by James Cook. So he is
the distance of Australia is how far it is from England. Imagine those days they traveled this far, my God. Let us see the next map. In the next map also you find once again the same picture but written with little more clarity, so as to make sure that you know the places well. कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कहानी को समझने से पहले आप समझें कि कहानी के पात्र कौन हैं, आप समझें कि कहानी का लेखक कौन है, आप समझें कि कहानी किन क्षेत्रों की कहानी है. So the story is about, again, see Europe, and as I said, this is England, Britain, and from England the narrator travels along with 4 more people down west part of Africa, अफ्रीका के पश्चिम से. अफ्रीका का पश्चिम का अर्थ क्या हुआ? पूर्व में आप इस नक्शे में देखेंगे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है. तो यदि हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो इस नक्शे में पूर्व किसे कहेंगे? जहां ऑस्ट्रेलिया है वो साइड पूर्व कहलाता, और जहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन लिखा है, साउथ अटलांटिक ओशन लिखा है, उसके बाद का एरिया पश्चिमी विश्व कहलाता, पश्चिमी भाग कहलाता. उसके बाद देखिए इंडियन ओशन लिखा है. इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, भारत के नीचे. अफ्रीका की स्थिति देखिए, और यूरोप में इंग्लैंड से अफ्रीका का बॉटम, अफ्रीका के नीचे. लुक एट द मैप ऑफ इंग्लैंड, यूरोप with England there, and then come down to Africa. You can understand the distance that the narrator traveled as per this story. And look at Australia also. मैंने राइटर्स की बात की, और राइटर्स जो मैंने बताया वो एक उसमें से कनाडा का था. नॉर्थ अमेरिका जो लिखा हुआ है उसका ऊपरी हिस्सा कनाडा है, और दूसरा राइटर इंग्लैंड का था. तो मतलब ये कहानी के रचयिता 2 अलग अलग देशों के लोग हैं. और तो और ये कहानी के जो 5 पात्र हैं, ये पात्र भी 2 अलग अलग 3 देशों के हैं. जो नरेटर है, नरेटर स्वयं इंग्लैंड का है. द नरेटर एंड 3 members of his family, the narrator and 3 members of his family, they are from England. Narrator, his wife and 2 children. And narrator takes the help of 2 people during his journey. One person is from America and the other person is from Switzerland. One person is from America and the other is from Switzerland. One is an American and the other is a Swiss. अब देखिए कहानी कितनी इंटरनेशनल कहानी है इस दृष्टि से कि राइटर 2 अलग अलग देशों के, पात्र 3 अलग अलग देशों के. और स्विट्ज़रलैंड कहाँ है? यूरोप जहाँ लिखा है उसके उत्तरी भाग में स्विट्ज़रलैंड है, और अमेरिका आप देख ही रहे हैं. तो इस प्रकार दिस स्टोरी इज अबाउट इज़ एन इंटरनेशनल काइंड ऑफ पिक्चर, जिसमें जबकि ये घटना है, जबकि कि एक कहानी है, उस समय इतने लोगों को का संबंध इस कहानी से रहा है. Now let's see the last one, the last map, before we move to the story in real sense. Look at this map and try to understand this map further. Here you see equator, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर. इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, वो हॉटेस्ट प्लेस है, सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है. भौगोलिक दृष्टि से इक्वेटर से लगी हुई जमीन, इक्वेटर से कुछ डिग्री ऊपर तक और इक्वेटर से कुछ डिग्री नीचे तक की भूमि जो है वो गर्म मानी जाती है. गर्म, वहाँ की जलवायु, आबो हवा बहुत गर्म रहती है. इंग्लैंड देखिए कितनी दूर है, जितनी ही दूर भूमध्य रेखा से होंगे उतना ही ठंडा क्षेत्र होगा. इंग्लैंड बहुत ठंडा क्षेत्र, अत्यधिक ठंडा क्षेत्र. वहाँ से ये यात्री लोग इस कहानी के अनुसार यात्रा करते हुए इक्वेटर आते हैं और नीचे अफ्रीका के निचले हिस्से को छूते हैं. आप पढ़ रहे हैं सदर्न ओशन नीचे लिखा हुआ है, इंडियन ओशन और उसके नीचे सदर्न ओशन. एक्चुअली ये सदर्न इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, महासागर के दक्षिणी हिस्से के पास ये लोग पहुंचते हैं. So in this picture again you get a picture of what kind of land it might have been. Very hot, very cold,
and they start from a very cold region, come to the hot region, then again travel down to the cold region. That is Southern Ocean का जो हिस्सा है वो अंटार्कटिका से लगा हुआ है. अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस. बहुत ठंडा क्षेत्र माना जाता है. तो इस प्रकार दिस इज़ द जर्नी प्लेस ऑफ दिस स्टोरी. तो हमने अब कहानी का एक बैकग्राउंड, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस द स्टोरी. We have understood the title of the story, right? We have also understood the writers. We have also known the writers of the story. We have also known the characters of this story. इसमें इसके जो पात्र हैं उनको भी हमने समझ लिया है. Narrator plus 5, 6 characters are there. Then we have also understood this story is about places called England up to a place called Cape Town, down below अफ्रीका के नीचे केप टाउन है और उससे थोड़ा आगे की यात्रा. एक्चुअली दे गो टू ए प्लेस कॉल्ड आइल्स एम्स्टर्डम. आइल एम्स्टर्डम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे कहानी समाप्त होती है जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे. सो नाउ वी मूव टू द स्टोरी एंड आई विल बी speaking out the story both in Hindi and English for your convenience. You have to understand what I'm saying. Listen to me carefully and follow me step by step. I will not exactly read, but I'll read the English passage and line by line almost, I'll go on translating them into Hindi and will also simultaneously tell you difficult words and meanings thereof. साथ ही साथ मैं आपको कठिन शब्द भी बताऊंगा, उसके अर्थ भी बताऊंगा और जहाँ तक संभव होगा उन कठिन शब्दों के कुछ वाक्य बना के बताऊंगा. राइट?